रोनाल्ड कॉटन नामी एक सस्पेक्ट को कोर्ट में पेश किया जाता है। इन पर जेनिफर थॉम्पसन नामी एक लड़की को रेप करने का एलिगेशन है। जेनिफर कॉटन को देखते ही पहचान लेती हैं। जेनिफर के मुताबिक उन्हें रेपिस्ट का चेहरा अच्छी तरह याद है और रोनाल्ड कॉटन ही असल मुजरिम है। रोनाल्ड कॉटन को 54 साल की सजा हो जाती है और जेनिफर थॉम्पसन को इंसाफ मिल जाता है। लेकिन 11 साल बाद डीएनए टेस्टिंग से पता चलता है कि रोनाल्ड कॉटन इनोसेंट था और असल रेपिस्ट कोई और था। जेनिफर ने ऐसा क्यों किया? उसने एक इनोसेंट इंसान के 11 साल जाया करवा दिए। क्या जेनिफर ने जानबूझकर ऐसा किया या उसकी कोई और वजह थी? आज बात करेंगे मेमोरी के बारे में और क्यों आई विटनेसेस की मेमोरी पर पूरी तरह रिलाय नहीं किया जा सकता। पहले हम मेमोरी की साइंस को समझेंगे और फिर जेनिफर के केस की तरफ वापस आएंगे। जब भी हमारी सेंसेस किसी फिनोमेना को डिटेक्ट करती हैं, तो ब्रेन उस सेंसरी इनपुट को एक मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसे एनकोडिंग कहा जाता है। उसके बाद वो चीज़ हमारी सेंसरी मेमोरी में आ जाती है। जिस चीज़ पर आप फोकस नहीं करते वो चीज़ कभी आपकी मेमोरी में आती ही नहीं, यानी एनकोड ही नहीं हो पाती। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो कुछ देख रहे हैं, जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वो आपकी सेंसरी मेमोरी में जा रही है। ये मेमोरी कुछ सेकंड्स में या 1 सेकंड से भी कम ड्यूरेशन में आपकी सेंसरी मेमोरी से निकल जाएगी। अगर आप इस इंफॉर्मेशन पर वर्क करें, इसे अटेंशन दें, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के एलिमेंट्स आपके कॉन्शियस एक्सेस में होते हैं। अगर आप कुछ नंबर्स को प्लस माइनस कर रहे हैं या किसी सेंटेंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को कई मरतबा रिपीट करें, जैसे स्कूल में बच्चे एक सेंटेंस को बार बार दोहराते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को एलैबोरेट करें, तो भी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। एलैबोरेशन से मुराद ये है कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन को पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करें। जैसे अगर आप किसी ज़बान में कोई लफ्ज़ सुने, तो उसे पहले से मालूम किसी वर्ड के साथ लिंक कर दें। लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक टाइप एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है। इसमें फैक्ट्स भी होते हैं और इवेंट्स भी होते हैं। सिमेंटिक मेमोरी में फैक्ट्स होते हैं जिनके साथ स्पेस और टाइम लिंक नहीं होता, जैसे ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं और एप्पल का कलर रेड होता है। एपिसोडिक मेमोरी में इवेंट्स होते हैं जो किसी खास स्पेस और टाइम में हुए होते हैं। अपने बर्थडे या शादी के दिन को याद करना एपिसोडिक मेमोरी की एग्जाम्पल होगी। इम्प्लिसिट मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे प्रोसीजर्स और स्किल्स, जैसे बाईसाइकिल चलाने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो इम्प्लिसिट मेमोरी कहलाएगी। आमतौर से लोग समझते हैं कि मेमोरी किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह काम करती है। जैसे कैमरा किसी इमेज को देखता है तो उसे सेव कर लेता है और फ्यूचर में उस फुटेज को दोबारा से प्ले किया जा सकता है। मेमोरी फॉर्मेशन ऐसे काम नहीं करती, बल्कि ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। हमारा ब्रेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके ब्रेन में मेमोरीज क्रिएट करता है। ये कंस्ट्रक्टेड मेमोरी असल इवेंट से स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। ब्रेन में मेमोरीज ऐसे स्टोर होती हैं जैसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी में किताबें हों। इन किताबों में एडिटिंग हो सकती है और इन किताबों में लिखी हुई बातों को ओवरराइट किया जा सकता है। जब किसी मेमोरी को एडिट या ओवरराइट किया जाता है तो पिछला वर्जन खत्म हो जाता है और ब्रेन में मेमोरी का एक लेटेस्ट वर्जन रह जाता है। जब हम किसी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो दोबारा से उस इमेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में मेमोरी के चेंज होने के चांसेस होते हैं। मेमोरीज कंस्ट्रक्टिव होती हैं, इसकी एक सजेशन बाउंड्री एक्सटेंशन इफेक्ट से मिलती है। इस इफेक्ट को समझने के लिए हमने अपने डिपार्टमेंट में मौजूद जूनियर डॉक्टर्स के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने पहले उन्हें 10 सेकंड के लिए ये पिक्चर दिखाई, फिर उनसे ये कहा कि अपनी मेमोरी से इस इमेज को ड्रॉ करें। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने जो पिक्चर्स ड्रॉ की वो ये हैं। आप देख सकते हैं कि इन पिक्चर्स में बनानास का साइज एक्चुअल पिक्चर से बहुत छोटा है। सब ने यही मिस्टेक की है और बनानास के साथ एक एक्सटेंडेड बाउंड्री बनाई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा ब्रेन किसी मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करता है तो ब्रेन की क्रिएटिव कैपेसिटी सिर्फ उस इमेज के एलिमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि ब्रेन पहले भी कई मर्तबा बनानास और इस तरह के पत्थरों वाले बैकग्राउंड को देख चुका है। इसलिए वो इन 2 ऑब्जेक्ट्स को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है और जब दोबारा से इमेज को ड्रॉ करने का वक्त आता है तो ब्रेन इन एलिमेंट्स को पहले से मौजूद पिक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करके एक्चुअल से बड़ी और एक्सटेंडेड इमेज बना लेता है। इसी कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी की वजह से हम ऐसी चीज़ें भी इमेजिन कर सकते हैं जो पहले कभी हुई ही नहीं।
इमेजिन करें कि आप एक ऊंची सी बिल्डिंग पर खड़े हैं और वहां से आपको समंदर दिखाई दे रहा है। आप में से हर शख्स इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उस जगह को इमेजिन कर सकता है। रिसर्च बताती है कि इंसान रियल और इमेजिन किए गए इवेंट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। किसी इवेंट को याद करने में और किसी इवेंट को इमेजिन करने में ब्रेन के सेम एरियाज एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए कभी कभी इंसान इमेजिनेशन और रियल इवेंट्स के दरमियान कंफ्यूज भी हो सकता है। डॉक्टर जूलिया शॉ ने फॉल्स मेमोरी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के घर वालों से राब्ता करके उनके बचपन की कुछ मेमोरीज पता कर ली। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्हें बताया कि आपके घर वालों ने मुझे आपके बचपन के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। स्टार्टिंग में वो पार्टिसिपेंट को कोई असली मेमोरी याद करवा के उनका ट्रस्ट गेन करती हैं। इसके बाद वो उनके बचपन का कोई रियल इवेंट उन्हें बताती हैं, लेकिन उस इवेंट में कुछ न्यू एडिशंस कर देती हैं। वो उन्हें यकीन दिलाती हैं कि बचपन में उन्होंने कोई क्राइम किया था। पहले तो पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इवेंट तो रियल था, लेकिन उन्हें वो क्राइम वाला पार्ट याद नहीं आ रहा था। इसके बाद डॉक्टर जूलिया उन्हें वो इवेंट इमेजिन करने का कहती हैं और साथ साथ उन्हें सजेस्ट भी करती हैं, यानी उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। हैरानकुन तौर पर एक हफ्ते की इमेजिनेशन के बाद 70% तक पार्टिसिपेंट्स ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने वो जुर्म किया था। वो इमेजिन्ड इवेंट उनकी मेमोरी का पार्ट बन चुका था, जो कि हकीकत में कभी हुआ ही नहीं था। तो क्या हमारे दिमाग में भी ऐसी मेमोरीज हैं जो कभी हुई ही नहीं? इसका जवाब है हाँ। तो फिर ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी मेमोरीज असली हैं और कौन सी मेमोरीज इमेजिनरी हैं? जिन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोस या पिक्चर्स हैं, उनका एविडेंस तो हमारे पास है, लेकिन जिन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उनका क्या करें? अगर मैं आपसे कहूं कि अपने बहन भाइयों के नाम याद करें, तो आपके ब्रेन में एक सर्च प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सर्च करने लगेगा। इसे रिकॉल कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं जिनमें से एक आपका भाई हो, तो आप फौरन से उसे पहचान लेंगे। इसे रिकग्निशन कहा जाता है। रिकॉल स्लो प्रोसेस है, लेकिन रिकग्निशन फौरन से हो जाती है। यही वजह है कि जब हम किसी इंसान से दूसरी मर्तबा मिलते हैं तो हम उनकी शक्ल पहचान लेते हैं, लेकिन अक्सर हमें उनका नाम याद नहीं आता। चलें अब जेनिफर के केस की तरफ वापस आते हैं। जब जेनिफर के साथ ये ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ तो उस जगह पर लाइटिंग बहुत डिम थी, इसीलिए शायद वो असली रेपिस्ट का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। जब जेनिफर को सस्पेक्ट्स की पिक्चर्स दिखाई गईं, तो उन्होंने कॉटन को फौरन से सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसमें उन्हें टाइम लगा। यानी वो उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाई, बल्कि वो कंफ्यूज थी और रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने असली रेपिस्ट से मिलते जुलते इंसान को सेलेक्ट कर लिया। जब सस्पेक्ट्स को असली में लाइन अप किया गया तो जेनिफर ने उसी इंसान को सेलेक्ट किया जिसकी फोटो सेलेक्ट की थी। पुलिस ऑफिसर ने जेनिफर को बताया कि आपने दोनों मर्तबा एक ही इंसान को सेलेक्ट किया है। इससे जेनिफर का शक यकीन में बदल गया। इस वक्त तक शायद जेनिफर अपनी मेमोरी में असली रेपिस्ट की जगह रोनाल्ड कॉटन की पिक्चर फिट कर चुकी थी, यानी उनकी मेमोरी मॉडिफाई हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में जब जेनिफर को असली रेपिस्ट बॉबी पूल का चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने उसकी बजाय रोनाल्ड कॉटन को ही सेलेक्ट किया, क्योंकि बार बार रोनाल्ड कॉटन को देख देख कर वो अपनी मेमोरी को मॉडिफाई कर चुकी थी। इस मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट को दिखाने के लिए एलिजाबेथ लॉफ्टस एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हैं। मैं आपको स्टेप 1 में कुछ लोगों की पिक्चर्स दिखाऊंगा। आपने स्टेप 2 और 3 में उन्हीं पिक्चर्स को पहचानना है। इन पिक्चर्स को देखें और अपने जहन में बिठा लें। ये हमारे एक्सपेरिमेंट के ओरिजिनल क्रिमिनल्स हैं। अब आपने पहले दिखाई गई पिक्चर्स को पहचानना है। लेफ्ट या राइट? ठीक। लेफ्ट या राइट? बिल्कुल ठीक। अभी तक आपने सही लोगों को सेलेक्ट किया है। अब स्टेप 3 में आपने उन्हीं स्टेप 1 वाले ओरिजिनल क्रिमिनल्स को सेलेक्ट करना है। लेफ्ट या राइट? ठीक। लेफ्ट या राइट? ठीक। लेफ्ट या राइट? ये थोड़ा ट्रिकी है। आप में से बहुत से लोग राइट वाला इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि स्टेप 1 वाला ओरिजिनल क्रिमिनल लेफ्ट पर है। ऐसा क्यों हुआ? असल में मैंने आपको स्टेप 2 में ट्रिक किया था। मैंने आपको स्टेप 2 में स्टेप 1 से मिलता जुलता एक फेक क्रिमिनल दिखाया था।
जिसे आपने ओरिजिनल क्रिमिनल समझकर पहचान लिया। जब आपने स्टेप 2 में फेक क्रिमिनल की पिक्चर देखी तो आपने उसे ओरिजिनल क्रिमिनल की मेमोरी में इनकॉर्पोरेट कर लिया, यहाँ तक कि आपकी ओरिजिनल मेमोरी बदल गई। अब स्टेप 3 में आपने ओरिजिनल क्रिमिनल की बजाय फेक क्रिमिनल को सेलेक्ट कर लिया, इसके बावजूद कि ओरिजिनल क्रिमिनल आपके सामने है। शायद ऐसा ही कुछ जेनिफर के साथ हुआ था जब उसके सामने असली रेपिस्ट बॉबी पूल था, लेकिन फिर भी उसने कॉटन को सेलेक्ट किया क्योंकि वो पहले भी कॉटन को सेलेक्ट करती रही थी। इसके अलावा कैसे लीडिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके हम मेमोरीज को चेंज कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए एलिजाबेथ लॉफ्टस ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक एक्सीडेंट की वीडियो दिखाई। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके उनसे ये पूछा कि उनके ख्याल में कार्स कितनी स्पीड से मूव कर रही थी। पहले ग्रुप से ये पूछा कि जब कार्स के आपस में कांटेक्ट हुआ तो उनकी स्पीड क्या थी, और दूसरे ग्रुप से ये पूछा कि जब कार्स एक दूसरे में स्मैश हुई थी तो उस वक्त उनकी स्पीड क्या थी। बजाय कांटेक्ट की जगह स्मैश वर्ड का इस्तेमाल करना कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगता, लेकिन रिसर्चर्स ने ये देखा कि जिनसे कार का स्मैश होने का पूछा गया उन्होंने कार की स्पीड 10 मील ज्यादा बताई। इसके बाद लॉफ्टस ने दोनों ग्रुप से पूछा कि क्या आपको टूटते हुए ग्लास नजर आए। वर्ड स्मैश वाले ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि हाँ, हमने स्मैश ग्लास देखे थे, जबकि ओरिजिनल वीडियो में ग्लास थे ही नहीं। लॉफ्टस ये दिखाना चाहती थी कि आई विटनेस मेमोरी को चेंज करना या मॉडिफाई करना बहुत आसान था, इसलिए उस पर भरोसा करना ठीक नहीं। मेमोरी साइंस को दिमाग में रखते हुए आई विटनेस से मदद लेते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सस्पेक्ट्स को दिखाते हुए आई विटनेस को ये बताया जाए कि हो सकता है असल मुजरिम इसमें से कोई भी ना हो। तस्वीरें एक एक करके दिखाई जाएं ताकि आई विटनेस उन पिक्चर्स को आपस में मैच ना करे बल्कि अपनी मेमोरी के साथ मैच करे। जो पुलिस ऑफिसर सस्पेक्ट्स को सेलेक्ट करे वो आई विटनेस के सिलेक्शन के टाइम पर उसके पास ना हो, ताकि वो जबान से या बॉडी लैंग्वेज के जरिए से सिलेक्शन पर असरअंदाज ना हो सके। इन सब चीजों के बाद भी ऑब्जेक्टिव एविडेंस को आई विटनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। 1992 में अमेरिका में एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका मकसद डीएनए टेस्ट के जरिए से ऐसे लोगों को इंसाफ दिलवाना था जो इनोसेंट थे लेकिन उन्हें सजा मिल चुकी थी। इनोसेंस प्रोजेक्ट अब तक 300 से ज्यादा लोगों को रिहा करवा चुकी है, जिनमें से 70% से ज्यादा लोगों को फॉल्टी आई विटनेस टेस्टिमनीज की वजह से सजा हुई थी। स्टडीज के मुताबिक अमेरिका में 1% से लेकर 10% तक कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इनोसेंट हैं और रोनाल्ड कॉटन की तरह न जाने कितने इनोसेंट लोग जेल में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।